हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास सैमसंग का A05s का मॉडल है और M14। इसमें रीस्टार्ट का कंप्लेंट का फॉल्ट है। अभी जैसे चार्ज लगाएंगे तो सेट सिर्फ सैमसंग लोगो पे आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में बहुत चीज़ चेक करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट CPU करने से अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तब इसमें मैंने जब चेक किया तो खाली चार्जिंग लगाने के बाद एम्पियर तो लेता है, फिर जीरो हो जाता है। ठीक है, जब जीरो हो जाता है तो डिस्प्ले अपना ऑफ हो जाता है। ऑफ होता मतलब रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये जो केस आया मेरे पास, ये जो फॉल्ट है बहुत यूनिक है। आप पूरे वीडियो देखोगे ना तो आप लोग को एकदम बहुत अलग से ये फॉल्ट को मैंने बनाया हूँ, तो आप लोग को समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तभी देखो रिस्टार्ट वापस से अपना हो गया है। तब ये चार्ज में लगा है तो ही खाली मोबाइल रिस्टार्ट मतलब लोगो पे आता है, फिर ऑफ हो जाता है। ऑन करे तो ऑन नहीं होता है, इसमें ये दिक्कत है। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी बोर्ड को पैनल से निकाल देंगे और सबसे पहले आई स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, आई स्कैनिंग पे अपने को थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाता है क्या बोर्ड में कुछ फॉल्ट डेड किस कंडीशन से हुआ है, जैसे कि वाटर डैमेज या फिर नीचे गिरने से। तो वो सब चीज़ को अपने को चेक करना जरूरी है। वो चीज़ को चेक करने के लिए आई स्कैनिंग करना पड़ता है। और ये शील्ड को अपन निकालेंगे जो हीटिंग शील्ड है, और हीट करके ही निकालेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा ये थिकनेस होता है। ठीक है, तो ये हीट करके निकालने से क्या है, अपने को सेफ हो जाएगा कि इसके अंदर नीचे और कुछ तो नहीं है। मतलब कैसा है, डायरेक्ट सील को नहीं उखाड़ना है। उखाड़ने के टाइम से, उखाड़ने से पहले, निकालने से पहले, जैसे सील्ड निकालते हैं उसे निकालने से पहले ये थर्मल को, जो ऊपर हीटिंग टेप लगा हुआ है ना, ये हीटिंग टेप को एकदम आराम से हीट करोगे तो ये निकल जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा गम नहीं होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आराम से निकल जाता है। तो ये सब चीज़ को प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसा आपका हैंड स्किल अच्छे से बने उस वजह से मैं ये वीडियो को मेंशन करता हूँ। इसमें बहुत अजीब गरीब सा केस था ये। जब मैंने इसमें काम शुरुआत किया ना, तो इसमें एक एक फॉल्ट से एक एक चीज़ मुझे समझ में आई। तो इसमें अब जितना भी मैंने फॉल्ट फाइंड किया हूँ आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो इस ये CPU जो है नॉन पेस्टेड है, पेस्टेड नहीं है, पहली बात। और पेस्टेड ड्राई होता है या नहीं होता है सबको डाउट रहता है ना। पेस्टेड तो मालूम पड़ गया कि अपने को ड्राई सॉल्ट हो जाएगा तो उसको CPU को रिवॉल्व करना है। बाकी ये नॉन पेस्टेड है और ये भी ऐसी ड्राई ड्राई होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने को जो भी है, जैसे डेड फोन आया तो उसका सबसे पहले GR अपने को लेना जरूरी है। डायोड मोड पे GR अपने को लेना फर्स्ट अपना स्टेप यही है कि सबसे पहले GR चेक करना है क्या कहीं लीकेज या तो शॉर्ट तो नहीं है। तो अपना देखो ये साइड में मीटर है, मल्टीमीटर, और जितना भी कैप रजिस्टर जो भी लगा है, ठीक है,
ये सब कुछ चेक करना है यूएफएस के पास सबसे पहला स्टेप। ये इससे क्या होता है, देखो जैसे जो भी अगर लीकेज मिले, जैसे रीडिंग कम मिले, तो वहां पर क्या करना है आपको, फॉरवर्ड में भी चेक करना है। अभी तो रिवर्स में चेक कर रहे हैं, रिवर्स बोले तो ब्लैक प्रोब को टारगेट पे रख रहे हैं और रेड प्रोब को ग्राउंड से अपन रख के चेक कर रहे हैं। तो इसमें यही एक केस, यही चीज है, जैसे ट्रेसिंग, ये जो होती है ना, ये ट्रेसिंग होती है। इसको ढूंढने का, ढूंढते फॉल्ट जब फाइंड करते हैं तो उसको ही ट्रेसिंग बोलते हैं। तो ट्रेसिंग में ही ऐसा ही स्टेप जो है फॉलो किया जाता है। इसमें जो है, जैसे अपने को जीआर जो है 1.8 का जो लाइन होता है, उसमें जीआर अपने को 150, 116, ठीक है। तो इसके इस तरीके से ही अपने को जीआर मिलेगा। तो वो जीआर को अपने को याद रखना है, कभी भी आप ट्रेसिंग कर रहे हो तो 1.8 की लाइन जो है वहां पर जीआर आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। तो अपने ये यूएफएस के पास जितने भी कैप रजिस्टर लगे उसको सबसे पहले चेक करना है, आउट और इन जो भी लाइन है, ठीक है। तो अपने को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये रिस्टार्ट है। कैसे है रिस्टार्ट, जब चार्ज लगाएंगे तो ही फोन ऑन होता है, रिस्टार्ट जब भी करता है, फोन को ट्रिगर करेंगे तो फोन ऑन कंडीशन में नहीं आ रहा है, खाली वाइब्रेट खाली हो रहा है, ठीक है। तो ये एकदम अजीब गरीब से ही केस है। तो जब इसको मैंने ट्रेसिंग, और इसका मैंने पूरा ट्रेसिंग का वीडियो रखा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो फ़ोन है हर मॉडल में मैं आपको ट्रेसिंग का बताऊंगा, हर मॉडल का ट्रेसिंग ही अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेसिंग में खाली जीआर से अपने को काम हो जाता है। जीआर के बाद जब जीआर में अपने को कोई चीज़ मिलती नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं मिलता है, कोई लीकेज नहीं मिलता है, तो उसके बाद जो है अपने को उसका वोल्टेज चेक करना पड़ता है। क्या वोल्टेज से फिर अपने को कुछ मिले नहीं मिले, तो वोल्टेज भी अगर अपना सही मिला तो भी अपने को काम नहीं हो रहा है, तो चीज़ को फिर अलग तरीके से फिर चेक करना है। तो अभी जितना भी है मैंने सब इसमें मेंशन किया हूँ। तो ये सीपीयू के पास भी अपन चेक करेंगे। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैंने इसमें मिस किया हो, सब पार्ट को मैंने इसमें चेक किया हूँ, जीआर से लेके सब चीज़, जीआर और वोल्टेज। आप वीडियो में पूरे बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जितना भी लाइन है ये सब का जीआर मैंने टोटली चेक करना है, ठीक है। मैं तो किया हूँ। अगर आप लोग के पास कभी डेड फोन आता है, डेड फोन में आप लोग को यही मेथड है, फोन में आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना आप फोन में टाइम दोगे उतना ही फोन आपसे बात करने लग जाएगा। ये एक ट्रिक होता है, इसके हिसाब से ही अपने को काम करना है। हर एक फोन का मेथड मेथड तो सब एक ही होता है, बाकी हर एक फोन का फंडा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी देखो वोल्टेज अपन चेक करेंगे, जीआर में तो कोई दिक्कत लगी नहीं, तो 5 वोल्टेज इन करेंगे चार्जिंग की मदद से। और इसमें वोल्टेज अभी सबसे पहले अपन यूएफएस आईसी के पास इसका वोल्टेज चेक करेंगे क्योंकि रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको सीपीयू डायरेक्ट पहले ही उठा देता था, बाकी ये नॉन पेस्टेड है, इस वजह से मैंने जीआर और वोल्टेज सबका चेक किया। तो ये बड़े कैप पे जो है यूएफएस के पास यहाँ पर जो है 1.8 का लाइन आना चाहिए, 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। अब ये कभी आता है कभी नहीं आता है, इसका कारण क्या है पता है। जैसे 5 वोल्टेज अपन इन कर रहे हैं, तो वो इन करने के टाइम पे जब तक उसका वोल्टेज बन रहा है, जब जब तक बताएगा, नहीं बना, जब वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाता है चार्जिंग से तो यहाँ पर वोल्टेज फिर नहीं बताता है। तो वापस से निकाल के चार्जिंग वायर को फिर वापस से इन करना है। तो देखो अभी वोल्टेज नहीं बताया, फिर वापस से मैं चार्जिंग को निकालूंगा, फिर वापस से उसको इंजेक्ट करूंगा, फिर वोल्टेज बताएगा। तो जितना भी वोल्टेज है मैंने ऐसे ही चेक किया हो। चार्जिंग को निकालना है, फिर देखो अपना ये 1.2 का वोल्टेज भी आ गया। तो इसमें जितना भी वोल्टेज है सब वोल्टेज अपने को मिल रहा है, वोल्टेज की कोई दिक्कत ही नहीं लगी। इसमें कंफ्यूज करने वाली चीज थी ये, वोल्टेज भी बन रहा है अपना
जीआर भी ओके, वोल्टेज भी ओके, तो फिर ये रिस्टार्ट किया क्यों? देखो जितना ये बक्कल है, बक्का वोल्टेज है, जो वोल्टेज कम होता है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो ये जितना भी वोल्टेज है लो वोल्टेज है, ठीक है। इसका मैंने एलडीओ भी सब चेक किया, तो सब सब ठीक ही था। इसमें मुझे लीकेज ना मिला, ना ही शॉर्ट मिला, ठीक है। जो यहाँ तक का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इसमें जितना भी अपने को बारीकी से हर जगह का वोल्टेज अपने को चेक करना है, क्योंकि हर एक वोल्टेज डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो सब सीपीयू से अपना पावर आईसी से ही आ रहा है। बाकी जितना भी पावर आईसी वोल्टेज बना रहा है, एकदम परफेक्टली वोल्टेज अपने को मिल रहा भी है। कहाँ पर? यूएफएस और सीपीयू के पास। तो उसके आगे फिर अपने को क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो में बने ही रहना, वीडियो बहुत यूजफुल होगा आपको। हर एक ट्रेसिंग में हर एक चीज़ का नॉलेज अलग अलग होता है, और मेरा जो ट्रेसिंग करने का तरीका है पूरा डीपली करता हूँ मैं। ऐसे ही नहीं क्या जो भी है कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो अपने को वोल्टेज सब सही मिला, जीआर भी ठीक मिला, तो अभी क्या करेंगे, सीपीयू को उठाएंगे। सीपीयू उठाने का प्रोसेस वही है, मैं बड़ा नोजल यूज़ करता हूँ, ठीक है। बड़े नोजल यूज़ करने से क्या होता है, जो उसका हीटिंग और एयर जो है पूरे आईसी पे अपने को अप्लाई हो जाती है, तो एकदम आराम से अपना आईसी उड़ जाता है। ये देखो अभी ये नॉन पेस्टेड है करके मैंने थोड़ा सा फ्लक्स डाल दिया हूँ। अब उसको अच्छे से हीट करेंगे, और हीटिंग का मेरा टेम्परेचर हमेशा 330 होता है, और इसका एयर जो होता है वो 60 होता है, ठीक है। बड़ा नोजल है, तो इस वजह से एयर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको इसी सिर्फ घुमाते रहना है चारों बाजू से। नोजल बड़ा है यूएफएस के पास, अगर इसमें हीट लग भी जाएगा तो ये ड्राई सॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इसमें तो कोई पेस्टेड आईसी है ही नहीं, दोनों भी पेस्टेड नहीं है, नॉर्मल ही है। तो हीट करके हल्का हल्का सा पंचर ही करना है, थोड़ा सा इंजेक्ट करना है, और इसको जैसा पेस्टेड आईसी उठाते हैं उसी तरीके से इसको उठाना है। क्यों? आप लोग सोचोगे कि ये पेस्टेड नहीं है तो इसको एकदम आराम से हीट करके निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं निकलेगा ये, ठीक है। क्योंकि ये सीपीयू है, सीपीयू के नीचे जो बॉल है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी जो पकड़ होती है बहुत मजबूती से होती है, ठीक है। चारों बाजू से घुमा के ही आपको निकालना है, जब जाके ये एकदम इजीली निकलेगा और कोई पैड डैमेज नहीं होगी। इसमें अगर कोई पैड जॉइंट भी हो गई, मिल भी गई, तो उसको भी सही करना है, ठीक है। हर एक मॉडल में, इसमें ही नहीं, अगर जो भी सीपीयू आप उठा रहे हो या कोई भी यूएफएस भी उठा रहे हो या छोटी सी आईसी भी उठा रहे हो, जैसे पावर आईसी हो गई, चार्जिंग आईसी हो गई, ठीक है, जो भी आईसी आप उठाते हो, अगर उठाने के टाइम पे नीचे अगर जो भी पैड जो है एक दूसरे से जुड़ गया, मतलब एक ही लाइन होती है वो, बाकी अगर वो जुड़ गई तो उसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा यूवी की मदद से, ठीक है ना। तो अभी मैंने इसका पूरा क्लीनिंग प्रोसेस भी रखा हूँ सब ऑलरेडी। पहले इसमें मैंने यही माइंडसेट था मेरा, जब ये मोबाइल को मैं जब बना रहा था, तो मतलब सीपीयू का प्रोसेस पूरा रखेंगे, क्योंकि ये सीपीयू के प्रोसेस के हिसाब से ही मैंने ये वीडियो को बनाया था। जब मैंने देखा इसमें, देखा तो इसमें सीपीयू जो प्रोसेस था, मैं तो खाली माइंडसेट यही था कि इसका जो नॉन पेस्टेड है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाते करके मैंने इस वो प्रोसेस से ही मैंने इसको ये वीडियो को मैंने रेडी किया था। जब मैं देखा ये सीपीयू करने के बाद भी जो है सेम कंप्लेंट था, आप तो थंबनेल में देखे होंगे कि सीपीयू करने के बाद भी सेट अपना नॉट सक्सेस है। तो ये जो सीपीयू का प्रोसेस ही मैंने स्टार्टिंग में रखा था, तो मतलब नॉन पेस्टेड का भी सीपीयू का अपन एक बार रिबॉलिंग का सब कुछ स्टेप डाल देंगे। तो जब देखा ये सीपीयू करने के बाद भी जो है सेम ही कंप्लेंट था, तो फिर दिक्कत थी। तो मैं बोला यार और फिर दिक्कत आगे हो सकती है, तो फिर मैंने इसका ट्रेसिंग फिर और डीपली मैंने चालू किया। ट्रेसिंग ऐसा नहीं है कि एक ही में अपना कंप्लीट हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अब हम ट्रेसिंग पूरा कर भी ले तो अभी फिर भी बाकी रहता है, ठीक है। तो ये ट्रेसिंग का जो हिसाब है उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए।
और जो मेरा ट्रिक है ये हमेशा हर मॉडल में, हर कोई भी मॉडल हो, कोई भी फ़ोन हो, कोई भी चीज़ हो, वो बोर्ड को मैं ट्रेसिंग इजी तरीके से करता हूँ। आप लोग को मैं एक और चीज़ बताता हूँ, देखो कभी भी कोई भी मॉडल आवे डेड कंडीशन में, तो उसका ट्रेसिंग एकदम परफेक्टली होना चाहिए। देखो अब ये सीपीयू पे स्क्रैचेस लग गया है, जो 2 लाइनें 3 लाइनें एक आपस में जुड़ गई है, जो स्क्रैबर डालने के टाइम पे यहाँ पर थोड़ा हीटिंग कम होगा तो ये कैसे लाइन जो है ना स्क्रैच हो जाती है। तो इसको सबसे पहले अपने को यूवी मास्क से सही कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने कर दिया हूँ। उसके बाद फिर मैं ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब अपन रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करने के बाद फिर जब आईसी को जब बिठाते हैं, तो जो अंदर की जो बॉल एक दूसरे से मिली होगी ना, तो जो सीपीयू का बॉल है सब अलग अलग है, बाकी जो पैड में है वो बॉल जो अगर मिक्स होगी तो कैसा सीपीयू बिठाने के टाइम पे वो आईसी जो है वो बॉल के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी और बॉल लंबी हो जाएगी अंदर के इंटरनली। अब देखना कभी भी बॉल एक दूसरे से लंबा हो जाएगा, और वो जब उसका साइज जो है लंबा हो गया तो बाजू वाला जो बॉल है वो परफेक्टली बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस ये थोड़ा टाइम लेता है बस, और कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है जब जाके ये जो बॉल जो है, अब जैसे यूवी लगा दिया मैंने सब जगह पे, तो इसका बॉल जो है परफेक्टली बैठ जाएगा, यहाँ से वहां तक जाएगा नहीं। ठीक है, बड़ा भी नहीं होगा ना छोटा होगा, तो बॉल अपना रिबॉलिंग तो अपना अच्छा हो जाता है। जब इंस्टॉल करते हैं, अगर ये ऐसा अगर फॉल्ट रहेगा सीपीयू में तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसा है, मैंने उस वीडियो को निकाल दिया था, मतलब फिर बाद में सोचा चलो ठीक है इसका प्रोसेस भी बता देते हैं, क्या थोड़ा बहुत इसको कैसा किस तरीके से लगाना है। जो ट्यूजर होता है ना नोजल, उसका ट्यूजर का नोजल है ना एकदम बारीकी से लगाना है। ठीक है, एकदम बारीक नोजल रखना चाहिए पॉइंट वाला ट्यूजर का। जैसे आप लगाओगे तो एक एक पॉइंट खाली, एक एक ड्रॉप खाली आपको रखना है उसमें। ठीक है, तो मैं बोला जब सीपीयू का वीडियो डाल दिया तो बोला इसका भी एक छोटा सा काट, मैंने इसको कट कर दिया था, फिर मैं बोला वापिस से रख देते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को कभी बताया नहीं, तो मतलब आप लोग को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि हर चीज़ का हार्डवेयर में सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, तो फिर ये भी चीज़ आपको मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो अभी मैंने इसका भी जो था एकदम हल्का फुल्का जो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके लगाना है, लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा यूवी बचा है उसको क्लीन कर देना चाहिए। बोर्ड अपना कभी भी क्लीन रहना चाहिए, और कहीं दूसरे टेक्नीशियन के पास जा रहा है तो उनको ये भी नहीं पता न चलना चाहिए जब तक आईसी नहीं उठाए कि इसमें यूवी मार्क्स किया हुआ है। ठीक है ना, तो हर चीज़ का साफ सफाई पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये आईसी तो एकदम आराम से साफ हो जाएगी, क्योंकि नॉन पेस्टेड है, इसको कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजीली क्लीन हो जाता है ये। अभी मैं आपको इस चीज में मैं क्या डायरेक्ट आपको सोल्यूशन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जब तक वीडियो पूरा देखोगे नहीं, आप लोग को सोल्यूशन पता नहीं चलेगा क्या मैंने इसमें क्या क्या काम किया हो। मैं बताना है तो मैं फट से बता दूंगा, बाकी आप लोग को समझ में भी तो आना चाहिए क्या कौन सा स्टेप यूज करना चाहिए, कौन से स्टेप से आगे बढ़ता है काम। तो जो है प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो हर चीज़ का आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से काम करना है। तो मेरा तो यही एक इसमें माइंडसेट था, क्या सीपीयू को रिवॉल्व करके ही लगा के काम हो जाएगा अपना। बाकी जब सीपीयू को लगाने के बाद भी काम हुआ नहीं, तो फिर मैं आगे का स्टेप जब चालू किया तो उसमें और चीज़ अलग अलग तरीके से इसमें समझ में आई। तो अभी देखो रिस्टार्ट का कंप्लेंट जो है बहुत जगह से होती है, बहुत तरीके से होती है। तो सबसे पहले देखो मैं रिस्टार्ट का जो कंप्लेंट आता है, सेकंड माइंड मेरा ना 4G आईसी जो नेटवर्क सेक्शन है, अगर उस जगह पे भी अगर कोई आईसी डैमेज हो गई या फिर शॉर्ट है, लीकेज है, तो उस केस में भी रिस्टार्ट प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना, तो अभी उस केस में मैंने जब जब मैंने इसमें देखा सीपीयू तो अपना कर दिए,
फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? करने के बाद भी, जब सीपीयू करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिले ना, तो फिर आपको डीपली अंदर बोर्ड के अंदर फिर पूरी ट्रेसिंग अलग से करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया वही नेटवर्क सेक्शन है, तो नेटवर्क सेक्शन के पास मैंने जब पूरा चेक करना शुरू किया, तो फिर तुम अलग तरीके से ही इसमें एक और चीज समझ में आई, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फोन, ये तो फोन है, सर्किट किस तरीके से काम करती है उसको समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो जब हर कोई मॉडल में जैसे रिस्टार्ट का कंप्लेंट आता है, तो सीपीयू करने के बाद तो जाहिर सी बात है कि अपना सेकेंडली डाउट नेटवर्क सेक्शन पे ही जाता है। मेरा तो यही डाउट जाता है। जब नेटवर्क सेक्शन के पास अपने को जितना भी है, 4G 2G 3G और 5G का सेट भी होगा, तो आपको 5G का सेट में भी पूरा सेक्शन को आपको जीआर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सीपीयू रिवॉल्व तो हो चुका है, बाकी जब सीपीयू में जितना भी टेस्ट है, ये जो छोटे छोटे जो जो बॉल के जो जैसे अब बचे हैं, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं हटाओगे आप, आईसी जब इंस्टॉल करोगे तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ रहेगी, अगर उसमें अगर ऐसी रह गई तो क्या होगा, बॉल जो है अंदर जब मेल्ट होगा ना, तो मेल्ट होने के टाइम पे ये जो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ बचा हुआ है, तो ये क्या कर देगा, आपस में एक दूसरे को लाइन को ज्वाइन कर देगा। तो ये अंदर की चीज़ होती है। जब इंस्टॉल करने के टाइम पे जब ये मेल्ट होगा, तो ये भी तो पेस्ट ही है, ठीक है। ये भी पीपीडी पेस्ट का ही हिस्सा है। तो ये सॉल्व हो जाएगा अंदर, अपने को पता नहीं चलेगा। अपन सोचेंगे क्या है, आईसी तो अच्छे से रिवॉल्व कर दी है, उसको बिठा भी दिया अच्छे से, फिर आईसी सीपीयू अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। ये भी एक छोटी सी कमी होती है जो आर भाई इग्नोर कर देते हैं। फिर वापिस से अपने को सीपीयू उठाना पड़ता है, फिर वापिस से रिवॉल्व करना पड़ता है। तो ये चीज़ का ख्याल आपको बहुत ज़रूरी है, रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें सीपीयू का जो रिवॉल्व करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, और जो छोटी छोटी चीज़ होती है उसको इग्नोर करने से ही अपने को नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सब साफ सफाई और जो तरीका है साफ सफाई का, वो सब चीज़ को अपने को लेकर ही चलना पड़ेगा। तो अभी सीपीयू अपना तो रिवॉल्व हो चुका है, और नीचे का पैड भी अपना एकदम क्लीनली बन गया है। सीपीयू को इंस्टॉल कर देंगे, सीपीयू को बिठा देंगे। फिर उसके आगे की जो कहानी है, जो इसमें जो आगे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का जो तरीका है, वो सब चीज़ भी मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि सीपीयू से ही अपना फॉल्ट नहीं बना है ये फ़ोन में, बाकी हर मॉडल में जो है सीपीयू से मैक्सिमम अपना हो जाता है। इसमें एक ही था कि ये नॉन पेस्टेड था, इस वजह से इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ नहीं सीपीयू करने के बाद भी। तो जब मैं 4G आईसी, 2G आईसी, 3G आईसी, ये सब चीज़ को मैंने चेक करने से पहले इसका मैंने डायग्राम चेक किया कि इसमें डायग्राम में और क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। तो ये रिस्टार्ट का प्रॉब्लम जो है APT-IC लगी रहती है, क्योंकि ये कॉलकॉम का सेट है। कॉलकॉम का जब चिपसेट आएगा तो उसमें APT-IC जरूर लगी रहती है। तो वो APT-IC कहाँ है उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले APT-IC के पास आप उसका GR चेक करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ये CPU उठाने के टाइम पे जो कंपोनेंट है हिल गया था, तो ये सब जो छोटे छोटे कंपोनेंट जब निकल भी जाएंगे या मिस भी हो जाएगा, तो उसको आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो CPU अपना काम नहीं करेगा बराबर से। क्योंकि CPU को जब तक वोल्टेज या तो उसकी लाइन जो है सप्लाई है वो अगर बराबर से मिलेगी नहीं, तो CPU एक्टिवेट होगी नहीं, ठीक है ना। तो आई स्कैनिंग पहले कर देना चाहिए CPU लगाने के बाद, कभी भी क्या कोई मिसिंग तो नहीं हुआ है। अगर जो भी मिसिंग हुआ है उसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक का प्रोसेस मैं बता दिया, CPU बैठ गया। अब मोबाइल को मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। देखिए मोबाइल को जब मैंने इसमें चार्जिंग पे लगाया तो सेम वही कंप्लेंट था CPU रिवॉल्व करने के बाद भी। तो देखिए CPU रिवॉल्व किया हुआ वही बोर्ड है,
जो अपना सेम कंप्लेंट में वैसे ही रुका हुआ है, रीस्टार्ट कंप्लेंट में ही है, ठीक है ना। तो अभी फिर वापस अपन बोर्ड पे आएंगे। बोर्ड पे आने के बाद जो है, जब इसका मैंने देखा, मेरे को डाउट हुआ कि नेटवर्क सेक्शन को अपने को चेक करना अब पड़ेगा। तो नेटवर्क सेक्शन के पास आया, ये सील नेटवर्क का लगा हुआ है, तो इसको रिमूव करेंगे। अब इसके बाद जितना भी इसमें जो लगा हुआ है WTR लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे ये जो आईसी है 2G 3G की आईसी है। तो ये 2G 3G की आईसी के पास सबका GR अपन चेक करेंगे। जो बड़ा गैप है ये भी रिवर्स और फॉरवर्ड में, ठीक है, ये फॉरवर्ड में है। सबसे पहले अपने को रिवर्स में ही चेक करना है, फिर रिवर्स के बाद फिर फॉरवर्ड में भी चेक कर लेंगे। 2 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हर चीज़ को अपने को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो स्टेप है अब आगे की तरफ बढ़ चुका है। ये CPU का जो प्रॉब्लम, CPU के पास से जो प्रॉब्लम अपन डाउट किए थे, वहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। तो अपने को आगे के स्टेप में जाना है, जहाँ पर नेटवर्क सेक्शन का जितना भी पार्ट जो लगा हुआ है, हर पार्ट को अपने को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ग्राउंड ही रहेगा, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में ग्राउंड बहुत जरूरी होता है। ग्राउंड बोले तो उसका GR ग्राउंड ही आएगा। उसमें TX RX का रोल जो होता है, उसमें कैसा है, वो ग्राउंड सेक्शन से ही लेके चलती है, ठीक है ना। तो ये जो है, इसमें आप डायग्राम में आप जब देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा जो स्कीमेटिक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ वोल्टेज का लाइन है। तो ये वोल्टेज के लाइन के पास मैंने सब जितना भी वोल्टेज का लाइन आता है, वो लाइन पे अपने को GR चेक करना जरूरी है, क्योंकि वोल्टेज का लाइन ही लीकेज होने से या तो शॉर्ट होने से अपने मोबाइल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये GR लेने का जो फंडा है, मेन यही है कि जो अपना जो लाइन है, वोल्टेज का लाइन हो गया, तो वो लाइन को ही चेक करना है। तो देखो अभी मैंने डायग्राम को ओपन किया हूँ, और डायग्राम के पास मैंने जब देखा ये APT IC कहाँ है, तो ये 4G IC है, और ऊपर एक कॉर्नर पे APT IC लगी हुई है। तो अपने को उस जगह पे भी चेक करना है, क्योंकि ये पार्ट तो अपना क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई शॉर्ट या तो लीकेज तो नहीं है। तो अपने को देखो 4G IC के पास शील्ड लगा हुआ है, तो 4G IC को, अब 4G IC को चेक करना है, तो ये शील्ड को निकालना जरूरी है, ठीक है। उससे पहले APT IC कॉर्नर पे लगी हुई है, तो ये APT IC के पास अपने को सबसे पहले, क्योंकि ये शील्ड ओपन में है, तो यहाँ का GR चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड है, और ये पर GR आ रहा है 420। तो ये सब चीज को ना रिवर्स और फॉरवर्ड में चेक करना बहुत जरूरी है। रिवर्स में अपने को 420 450, ठीक है, 500 के अंदर मिलेगा, और ये फॉरवर्ड में अपने को ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। और जो 1.8 का जो लाइन होता है, APT का जो वोल्टेज का लाइन होता है, वहाँ पर कैसा होता है, GR आपको सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे 300 मिला, तो फिर फॉरवर्ड में आपको वही वैसे ही वही वाला वैल्यू मिलेगा, जो 250 150 ऐसा कुछ आसपास ही मिलेगा। तो GR अपना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। तभी यहाँ पर का जो देख लिए, तो सबको कैसा है, डीपली अपने को चेक करना है। जब चेक करने के प्रोसेस में आ गए, तो आपको इसमें सुस्तपन नहीं दिखाना है, चेक करना है तो चेक करना ही है। यहाँ पर APT IC चेक कर लिया, 4G IC का जो सेक्शन है उसका सील निकालेंगे, और फिर बाद में वापिस से अपन 4G IC के पास भी जितना भी कैप लगा हुआ है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कॉइल लगे, जो व्हाइट कलर में है, जिसमें ब्लैक डॉट लगा रहता है, ठीक है ना, तो वो चीज को इग्नोर करना चाहिए। वो क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट में ही रहता है, वहां पर चेक करोगे तो आपको 0 0 ही आएगा। तो ये जितना भी लाइन है वोल्टेज का लाइन है, तो यहाँ पर अपने को चेक करना बहुत जरूरी है। एक और चीज इसमें ये है कि अपन वोल्टेज का लाइन जब चेक करते हैं और GR अपना ठीक आता है, ठीक है, बाकी वोल्टेज जब चेक करोगे तो वोल्टेज नहीं बनेगा। तो मैंने 4G IC 2G IC सब चेक करने के बाद फिर मैंने इसको थर्मल के ऊपर लगाया, तो देखा तो यहाँ पर जो है ना, ये एक चीज जो है एकदम डिफरेंट लगी। ये चार्जिंग IC है, ये बहुत हीट हो रही है, ठीक है। तो ये हीट हो रही है तो कहाँ जा रही है मालूम है, VPH लाइन के पास। देखो अभी जो है मेन
फॉल्ट के पास अपन आए हैं। ये वीपीएस के लाइन के पास ही जो है ज़्यादा हीट हो रही है, जो थर्मल कैमरा जो अपने को बता रहा है। तो देखो अपने इसमें कितना काम कर चुके हैं। बाकी इसका जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये BQIC है, ठीक है। बाकी ये जो है BQIC के जैसा ही है, बाकी ये BQIC नहीं है, ठीक है। इसका जो कोड है अलग है, UCCM कुछ है इसका कोड, ठीक है। तो ये जो मैंने जब ये आईसी के पास जब GR चेक किया तो ये अपना बूस्ट कैप है, दोनों तरफ GR आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर जब हीटिंग दिखा रहा है थर्मल कैमरा, तो मैं बोला यहाँ का GR चेक करेंगे। तो यहाँ पर GR चेक किया तो GR तो ठीक था। तो मैं बोला अब इसको ये आईसी को चेंज करके ही देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब ये आईसी का फंडा कैसा है, देखो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये आईसी में BQIC तो अपन एकदम नॉर्मली सोचते हैं कि चार्जिंग आईसी है, और इस पे इसलिए मेरे को भी डाउट नहीं आया क्योंकि चार्जिंग आईसी का काम जो है वो है वीपीएच वोल्टेज बनाना, पावर आईसी को वीपीएच वोल्टेज देना, ये जो है चार्जिंग आईसी का काम है। तो ये चीज तो दे रहा है, ठीक है। चार्जिंग आईसी जो है अपना वीपीएच वोल्टेज तो बनाया, उसके बाद ही तो है जो पावर आईसी एक्टिवेट हुई। पावर आईसी एक्टिवेट हुई तो जब जाके तो सीपीयू और यूएफएस के पास अपने को वोल्टेज मिला, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। ये तो चीज तो समझने वाली चीज होनी चाहिए। जब जब तक चार्जिंग आईसी के पास अपन कैसा जावे, फॉल्ट किस तरीके से इसमें जब मिला है मुझे ना, तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैं बोला यार चार्जिंग आईसी फॉल्ट कैसे हो सकती है ना। बात तो थोड़ी समझने वाली है, एकदम कंफ्यूज करने वाली भी चीज है ये। तो जब मुझे मैं जब ये जब देखा ना तो मैं खुद परेशान हो गया था थोड़ा। मैं बोला यार चार्जिंग आईसी का रोल जो है, चार्जिंग आईसी तो रोल अपना बराबर कर रहा है, क्योंकि वो वोल्टेज तो दे रहा है। जब जाके तो अपना पावर आईसी काम कर रहा है, सीपीयू काम कर रहा है, यूएफएस काम कर रहा है। तो साहब फिर ये फंडा चार्जिंग आईसी पे फॉल्ट कैसे आ गया। तो मैं बोला यार ये तो एकदम अजीब गरीब है। तो पहले मैं थर्मल कैमरा में जब मैंने चेक किया था उसके बाद ही मालूम पड़ा कि ये चार्जिंग ऐसी हीट ज्यादा हो रही है। ये हीट क्यों हो रही है, ये भी तो समझने वाली चीज है, क्योंकि वोल्टेज तो बना रही है। तो फिर इसका हीट होने का कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसमें हीट होने का कारण भी है। तो मैंने क्या किया, ये हीट हो रहा है तो शायद आईसी, जब हीट हो रहा है तो फिर ये आईसी फॉल्ट है। तो आईसी को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। तो मैंने आईसी को चेंज करके ही देख लिया। मैंने बोला चलो आईसी भी चेंज कर लेते हैं। तो ये तो BQIC है, चलो BQIC लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें BQIC लगाने के बाद भी जो फोन है वो सेम सेम क्या, फोन तो वीपीएच ही नहीं बनाया। जो BQ जो कोड लिखा रहता है वो आईसी को जब मैंने स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाया, क्योंकि ये आईसी भी वही काम कर रही है, वो आईसी भी वही काम कर रही है। तुम जब इसको लगाने के बाद फिर मैं देखा तो यार ये तो वीपीएच ही नहीं बनाया। तो फिर और कंफ्यूज हो गया मैं, मतलब ये क्या चीज है। तो मैं सोचा यार आईसी खराब होगी। बाकी जब देखा वो आईसी को दूसरे बोर्ड पे लगा के तो बोर्ड तो ऑन हो गया, तो ये बोर्ड पे क्यों नहीं ऑन हुआ, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी वोल्टेज चार्जिंग की मदद से इन किए हैं। चार्जिंग को लगाने के बाद फिर इसका वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने से पहले चार्जिंग का 5 वोल्टेज अपने को इन होना चाहिए, ठीक है। चार्जिंग आईसी के पास कभी भी अगर जब तक 5 वोल्टेज इन नहीं होगा तो दूसरा वोल्टेज चार्जिंग आईसी नहीं बनाएगी। तो 5 वोल्टेज अपन ने इन कर लिए, तो 5 वोल्टेज अपना बन गया है। तो अब इसमें वीपीएस का वोल्टेज बनना चाहिए। तो देखो ये वीपीएस का वोल्टेज नहीं बन रहा है। बूस्ट कैप पे एक तरफ वीपीएस का वोल्टेज आएगा और एक तरफ 9 वोल्टेज आएगा बूस्ट कैप पे, ठीक है। तब यहाँ पर देखे तो ये वोल्टेज ही नहीं बना। तो मैंने क्या किया, फिर दूसरा आईसी निकाल के लगाया। ये आईसी दूसरी है, ठीक है, वो BQ आईसी थी।
अब ये आईसी दूसरी है, देखो ये जो आईसी ये बोर्ड में ऑलरेडी लगी हुई थी, ठीक है। और इसके ऊपर जो आईसी है, देखो ये जो है UCCM, और ये जो आईसी BQ है, देखो इसमें कोड लिखा हुआ है ना। तो ये आईसी को मैंने लगाया था, तो उसमें देखा तो वीपीएस ही नहीं बना। फिर दूसरा आईसी लगाया हूँ। अब ये आईसी को मैंने हॉनर के फ़ोन से निकाल के लगाया, ठीक है। इसमें बहुत बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग इसको बहुत से भाई इग्नोर करते होंगे क्योंकि BQ आईसी है, लेग आईसी है, ये तो ये एक ही जैसी काम करती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आईसी अलग आईसी है, BQ का ही जैसा है, इसका भी डायग्राम है। मैंने इसका डायग्राम भी चेक किया तो BQ आईसी की जैसे ही काम कर रही है। बाकी इसके अंदर जब मैंने डीपली जब देखा, मैंने चेक किया, तो इसका एकदम फंडा ही अलग था। तो अभी ये 5 वोल्ट तो इन हो गया अपना जो चार्जिंग का होता है। अब देखो ये VPS का वोल्टेज है 4.1, 4.1, 4.2 वही होता है। और ये देखो 9 वोल्टेज। मैं बोला था ना बूस्ट कैप के पास अपने को हर एक मॉडल पे VPS का वोल्टेज भी मिलेगा और एक साइड में 9 वोल्टेज मिलेगा। ये VBAT का वोल्टेज है 4.1, ठीक है। और ये दो जो है डाटा और क्लॉक का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज अपने को मिलना चाहिए। देखो अभी डाटा और क्लॉक का लाइन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप देखते होंगे जो 9A मॉडल है जो अभी बहुत ज़्यादातर ट्रेंड में चला था, बहुत बहुत ज़्यादातर ट्रेंडिंग में था वो, कि उसका अगर आपका वोल्टेज अगर मतलब कैसा चार्जिंग लगाए तो फेक चार्जिंग जब होती है तो जो डाटा का लाइन है उसको 1.8 के लाइन से शॉर्ट किया जाता है, मतलब उसको ज्वाइन किया जाता है। तो अपना जो फेक का जो चार्जिंग होता है वो फेक नहीं होता, सही नॉर्मल हो जाता है ना। जब CPU अपना USB का जो शॉर्ट हो जाता है तो उसको एक लाइन काट के उसका जो है एक ट्रैक को काट के CPU से फिर बाद में ये BQ IC के पास उसको ट्रैक मारा जाता है। तो यहाँ पर जब मैंने IC के पास पूरा चेक किया, मैंने टोटली वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज अपना सब कुछ बन गया। तब ये रिस्टार्ट होने का प्रॉब्लम क्या था, ये चीज आप लोग को समझना चाहिए ना, आपको तो बताना जरूरी है। तो ये जब रिस्टार्ट का प्रॉब्लम ऐसा था क्योंकि जो डाटा और जो क्लॉक का जो लाइन है ना वो CPU से कनेक्टेड था। और ये थर्मल कैमरा में जब BQ ऐसी हीट हो रही ना तो अपना CPU भी है ना 1-2 सेकंड के लिए हीट हो रहा था, क्योंकि चार्जिंग जब चार्जिंग इन हो रही है तो उसमें सप्लाई आने के बाद क्या होता है, वो डाटा और क्लॉक जो लाइन है ना वो लीकेज में था। जो ये बोर्ड के अंदर आईसी थी ना वो आईसी, तो ये जो चीज है ना बहुत एकदम यूनिक चीज थी जो मेरे समझ में आई। तो मैं बोला यार ये चार्जिंग आईसी से भी ये फॉल्ट हो सकता है क्या, रीस्टार्ट का फॉल्ट। तो जब चार्जिंग आईसी जब BQ आईसी जब चेंज किया तो देखा तो उसमें तो VPH बना ही नहीं क्योंकि वो सूटेबल आईसी थी नहीं। फिर मैंने दूसरी आईसी लगाया तो उसमें काम हो गया अपना, देखो एकदम परफेक्टली अपना मोबाइल ऑन हो गया और एकदम परफेक्टली ये मोबाइल चलने भी लगा। तो इसमें यही एक चीज था, जो डाटा का जो लाइन आता है, डाटा और क्लॉक का जो लाइन आता है 1.8 का, तो उसमें वो लीकेज था वो आईसी में। तो क्यों वो आईसी मैंने तो चेक किया नहीं था। तो जब दूसरी जब आईसी लगाया तो उसमें भी पेज बना नहीं, तीसरी आईसी जब लगाया था जब जाके अपना फोन ऑन हुआ तो मैंने पूरा उसका वोल्टेज चेक किया तो अपने को फंडा समझ में आया कि ये चार्जिंग आईसी से ही फॉल्ट था जो रीस्टार्ट कंप्लेंट अपना सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का वीडियो देखे हो तो एक लाइक कर दो, शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है।